हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी ई क्लास में बात करने वाले हैं गारंटी टू द परचेजिंग कंपनी बाय वेंडर। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि एक्विजिशन ऑफ बिजनेस क्या होता है, उसके क्या कंसेप्ट हैं और किस तरह से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इनको देखने के लिए हमारे आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक दिए हुए हैं, उन्हें आप ज़रूर से गो थ्रू कीजिए। और उसके बाद हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं, गारंटी टू द परचेजिंग कंपनी बाय द वेंडर। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई परचेजिंग कंपनी किसी पुरानी कंपनी को खरीदती है तो ऐसी स्थिति में डेटर्स, क्रेडिटर्स और प्रॉफिट के संबंध में थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा इशू ज़रूर हो सकता है। इसे समझने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आज हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। तो स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की ई क्लास। देखिए, जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो ऐसी संबंध में डेटर्स, क्रेडिटर्स और प्रॉफिट के संबंध में, यानी देनदारों, लेनदारों और लाभांश के संबंध में किसी भी तरह का कोई इशू क्रिएट ना हो जाए, इस संबंध में वेंडर यानी विक्रेता कंपनी, क्रेता कंपनी यानी परचेजिंग कंपनी को अपनी गारंटी देती है। देखिए गारंटी क्यों, सबसे पहले इस कंसेप्ट की बात करते हैं। जनरली प्रॉब्लमेटिक एरिया कहाँ है? या तो डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, या फिर क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, या डिविडेंड के संबंध में। अब देखिए, समझिए कि इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है। जनरली होता क्या है कि देनदार वो होते हैं जिनको कि हमें पैसा देना है। यानी एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को परचेज कर लिया है तो वाई कंपनी के जितने भी डेटर्स होंगे, क्योंकि अब परचेज कर लिया है तो वाई कंपनी के जितने भी डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल होंगे वो एक्स कंपनी को अपना भुगतान करेंगे। इसी तरह से लेनदार यानी क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल की बात करें तो एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को परचेज कर लिया है तो वाई कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स होंगे अब एक्स कंपनी के क्रेडिटर्स बन गए हैं। दैट मीन्स एक्स कंपनी को उन्हें पेमेंट करना होगा, उन्हें भुगतान करना होगा। इस संबंध में यहाँ पर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेजिंग कंपनी की बनती है। इसी तरह से वेंडर कंपनी ने जो शेयर होल्डर्स बनाए हुए हैं, जो शेयर इशू किए हुए हैं, उन सभी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट करना होगा। यानी आफ्टर परचेज करने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी परचेजिंग कंपनी की ही होगी। तो ये तीन मेन इशू जनरेट होते हैं जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज करती है, क्योंकि अब वेंडर कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी एसेट्स सभी परचेजिंग कंपनी की हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वेंडर कंपनी गारंटी दे सकता है। पहली कंडीशन में परचेजिंग कंपनी इन्हें लेने से ही मना कर दे। इसके संबंध में अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकते हैं कि परचेजिंग कंपनी यदि इन्हें लेती ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में इनको छोड़ते हुए, इन्हें इग्नोर करते हुए आप अपनी रिमेनिंग जर्नल एंट्रीज कर दीजिए, जो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको अपनी पिछले वीडियोज़ में भी बताए थे। नाउ लेकिन ये कंपनी डेटर्स, क्रेडिटर्स को लेती है और वेंडर इस संबंध में गारंटी देता है कि डेटर्स को उतना भुगतान, जितना कि आपने लिया है उतना भुगतान प्राप्त हो जाएगा। क्रेडिटर्स को जितना लिया गया है, परचेजिंग कंपनी द्वारा जितना लिया गया है उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और इतना डिविडेंड तो होना ही है, क्योंकि यदि उतना डिविडेंड नहीं होगा तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? Of course, the whole responsibility is for purchasing company। तो यानी यहाँ पर परचेजिंग कंपनी पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर परचेजिंग कंपनी डेटर्स और क्रेडिटर्स को न छोड़े, क्योंकि यदि परचेजिंग कंपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लेते समय डेटर्स और क्रेडिटर्स को छोड़ दे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेंडर की रह जाती है, यानी वेंडर को ही उनसे वसूली करनी होगी। तो ऐसी स्थिति में वेंडर यहाँ पर गारंटी दे सकता है परचेजिंग कंपनी को कि देनदारों से इतना अमाउंट मिल जाएगा जितना कि बुक्स में लिखा गया है। लेनदारों को जितना कि बुक्स में लिखा गया है उससे ज़्यादा भुगतान नहीं करना होगा, या लाभांश के संबंध में भी गारंटी दे सकता है। तो इन तीन के संबंध में जनरली जो इशू रहता है उस पर मैंने आपसे बात की है। नाउ अब एक क्वेश्चन की सहायता से, क्वेश्चन के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक क्वेश्चन पे मैं बात कर रही हूँ कि राम जो कि एक एकल व्यापारी की हैसियत से कार्य कर रहा था, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसने अपना व्यापार राम लिमिटेड को बेच दिया। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बन रही है। इट इज़ द मैटर ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, जैसा कि हमने इसके कंसेप्ट में भी बात की थी। कंपनी ने अपने संपत्ति और दायित्व कुछ इस तरह से लिए हैं। देखिए, भवन 60,000 का, बिल्डिंग 60,000, मशीनरी 30,000, फर्नीचर 10,000। देनदार ध्यान दीजिएगा 50,000 के देनदार हैं। विनियोग 5,000। लेनदार, यदि लेनदारों की बात की जाए यानी क्रेडिटर्स भी 60,000 हैं। और इसी तरह से प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 5,000 बनाया गया है। आगे प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। राम ने गारंटी दी, यानी राम ये गारंटी देता है कि देनदारों से 45,000 रुपये वसूल हो जाएंगे। देखिए, देनदार कितने थे हमारे? देनदार थे 50,000, यानी हमारे 50,000 डेटर्स थे, उनसे 45,000 वसूल हो जाएंगे। राम ने गारंटी दी है। इसी तरह से क्रेडिटर्स जो पुस्तक मूल्य से अधिक के नहीं होंगे, राम इस बात की भी गारंटी देता है। यहाँ पर हमारे लेनदार है 60,000, यानी राम ये गारंटी देता है कि क्रेडिटर्स को 60,000 से ज़्यादा का भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन वास्तव में क्या हुआ? देनदारों से 43,000 रुपये ही वसूल हुए, जबकि 45,000 के लिए राम ने गारंटी दी थी, और लेनदारों को 62,000 रुपये देना पड़ा, जबकि हमारे जो लेनदार यानी क्रेडिटर्स थे वो 60,000 ही थे। तो 2,000 यहाँ ज़्यादा देना पड़ा और 2,000 यहाँ कम वसूल हुआ है। तो आगे चलते हैं। कंपनी ने जनता में 100 रुपये वाले 2,000 इक्विटी अंश निर्गमित किए हैं, यानी पब्लिक में 2,000 इक्विटी अंश निर्गमित हुए हैं। जनता ने इन सभी इक्विटी शेयर्स को खरीद लिया है और राम को प्रतिफल के भुगतान के रूप में 100 रुपये वाले 850 इक्विटी शेयर दिए हैं। देखिए, टोटल इक्विटी शेयर जो इशू हुए हैं 2,000 तो पब्लिक में इशू हुए हैं और 850 राम को इशू हुए हैं। राम ने ये गारंटी भी दी है कि 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में लाभ इतने होंगे कि कम से कम 6% लाभांश की घोषणा की जा सके। राम ये भी गारंटी देता है कि 3 साल में जो लाभ होंगे कम से कम 6% लाभांश तो दिया जा सकेगा। लेकिन वास्तव में क्या हुआ है देखिएगा, पहले साल में 5% डिविडेंड दिया गया, यानी 1% कम हुआ है। दूसरे साल में 7%, 1% ज़्यादा हो गया, कोई इशू नहीं है। और तीसरे साल में 4%, यानी यहाँ पर 2% की कमी हो गई है। अब होगा क्या देखते हैं। पहले और तीसरे वर्ष के लाभांश प्रस्तावित करने से पूर्व लाभों की न्यूनता को राम के गारंटी खाते से पूरा किया जाएगा। ये राम का गारंटी खाता क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, जब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को अपने परचेज कंसिडरेशन का भुगतान करती है, तो परचेज कंसिडरेशन का भुगतान करने से पहले कुछ राशि उसके गारंटी अकाउंट में डाल देती है। गारंटी अकाउंट केवल उस कंपनसेशन के लिए होता है, जैसे यहाँ पर देनदारों से 45,000 वसूल होने थे लेकिन 43,000 ही वसूल हुए। तो ये 2,000 कहाँ से वसूलेंगे? राम के गारंटी खाते से। लेनदारों को 62,000 देना पड़ा, 60,000 के ही बुक्स में बताए गए थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 2,000 अगेन कहाँ से वसूले जाएंगे? राम के गारंटी खाते से। इसी तरह से जो डेफिशिएंसी यहाँ पर डिविडेंड के संबंध में भी रही है, ये डेफिशिएंसी भी राम के गारंटी खाते से वसूली जाएगी। तो यहाँ पर जनरल प्रविष्टियाँ देनी है और राम के गारंटी अकाउंट बनाना है। देखिए, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए, जनरल एंट्री पर आ जाते हैं। जनरल एंट्रीज वही हैं जो हमने आपको पहले बताई थी। इसको समझने के लिए हमारे पिछले वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर गो थ्रू करें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ऑल द सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट जो हमने आपको बताई थी, टू ऑल लाइबिलिटीज़, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ हमने लिख दिया है, टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट यहाँ पर 90,000 रहा है। 90,000 जो कि इसका परचेज कंसिडरेशन रहा है। ये परचेज कंसिडरेशन कहाँ से मिला है? हमें एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, नेट एसेट मेथड से हमें यहाँ पर इसका परचेज कंसिडरेशन मिला है। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमें मिल गया है कि राम का परचेज कंसिडरेशन यानी वेंडर को जो भुगतान करना होगा वो 90,000 का भुगतान करना होगा। ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर एंड पीसी ड्यू। नाउ इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट एंट्री में आपने यहाँ पर सवाल को जो क्वेश्चन को पढ़ा है उसमें इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं, 2,000 पब्लिक को अलॉट किए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 2 लाख का अमाउंट हमारे पास आ गया। इसी तरह से इक्विटी शेयर्स कैपिटल में इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सारी जनरल एंट्रीज इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड हैं जो आप सभी को अच्छी तरह से आती भी हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ये एंट्री आपके लिए इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बनेगी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो भी
परचेज कंसिडरेशन होता है वेंडर का। यहाँ राम हमारा वेंडर है, राम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स। परचेज कंसिडरेशन का भुगतान कैसे किया जा रहा है, जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया भी है। परचेज कंसिडरेशन का भुगतान 100 रुपये वाले 850 इक्विटी अंश दिए जा रहे हैं। यानी यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन जो भुगतान किया जा रहा है वो 85,000 का ही किया जा रहा है। तो रिमेनिंग 5,000 कहाँ गए, राम के गारंटी अकाउंट में। तो टू राम्स गारंटी अकाउंट। यानी जब वेंडर डेटर्स, क्रेडिटर्स या डिविडेंड के संबंध में कोई गारंटी देता है तो उस गारंटी के संबंध में जो जर्नल एंट्री, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो ये होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परचेज कंसिडरेशन का भुगतान जिस भी रूप में किया गया है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, उन सभी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो राम के, वो वेंडर के गारंटी अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो यहाँ पर जो गारंटी अकाउंट हमारा बन रहा है वो गारंटी अकाउंट है 5,000 रुपीज़ का। तो इस तरह से यहाँ पर ये जर्नल एंट्रीज पूरी हुई जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन था। नाउ राम के गारंटी अकाउंट पर चलते हैं। राम के गारंटी अकाउंट में देखिए किस तरह से बैलेंस लिया जाएगा। राम के गारंटी अकाउंट में सबसे पहले बाय राम 5,000 रुपीज़ यहाँ पर राम के अकाउंट में क्रेडिट पड़े हुए हैं, जो कि हमने यहाँ पर डाले भी हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने बाय राम करके 5,000 का इसका गारंटी अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। अब क्या क्या हुआ है, डेटर से 2,000 रुपये कम वसूल हुए, राम के गारंटी अकाउंट से निकाल लीजिए, हमने वसूल कर लिए टू डेटर्स। क्रेडिटर्स को हमें 2,000 रुपये ज़्यादा देने पड़े तो टू बैंक 2,000 रुपीज़ आप क्रेडिटर्स को ज़्यादा देने होंगे, तो ये भी हमने राम के गारंटी अकाउंट से वसूल लिए। और ध्यान दीजिए यहाँ पर सरप्लस 1% का जो कि गारंटी दी थी कि 6% डिविडेंड तो होंगे ही, लेकिन पहले साल 5% ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो 1% डिविडेंड जो कि एक्स्ट्रा देना पड़ा था परचेजिंग कंपनी को, ये भी राम के अकाउंट से यानी वेंडर के अकाउंट से निकाला जाएगा। तो देखिए 2 लाख तो हमारे पब्लिक को शेयर इशू किए गए हैं और 85,000 जो कि हमने राम को इशू किए गए हैं। टोटल 2,85,000 के संबंध में 1% का अमाउंट राम के गारंटी अकाउंट से निकाल लिया गया है। जो बैलेंस बच रहा है बाय बैलेंस CD आ रहा है 1850 का, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। नाउ अगले साल की तरफ चलते हैं। अगले साल में क्या हुआ, देखिए 1850 हमारा बैलेंस BD है, उसको बॉट फॉरवर्ड करके लेकर आए हैं हम। नाउ अब इस अगले साल में सबसे पहले तो राम को डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि राम के पास 85,000 के शेयर्स हैं। इस 85,000 पर 6% की गारंटी के साथ पहले साल का डिविडेंड डेट ऑफ डिक्लेरेशन पर राम को डिविडेंड मिल जाएगा 6% 5100 के हिसाब से। नाउ अब देखिए बैलेंस, क्योंकि इस दूसरे साल में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। दूसरे साल में आपने देखा था डिविडेंड की रेट भी 7% थी, इसलिए दूसरे साल में कोई डेफिशिएंसी हुई ही नहीं, इसलिए राम की गारंटी अकाउंट से कुछ भी नहीं निकाला जा रहा है। डायरेक्टली हमने बैलेंस निकाल दिया 3250। नाउ अब तीसरे साल की तरफ आ जाइए। 3250 को हमने यहाँ पर डाल दिया है, इसको बॉट डाउन किया है अगले साल के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले तो राम को डिविडेंड दीजिए, क्योंकि राम के पास 85,000 शेयर्स हैं। 85,000 पर 7% का डिविडेंड जो कि दूसरे साल में इशू हुआ था, दूसरे साल में दिया जा रहा था, डेट ऑफ डिक्लेरेशन पर राम को मिलेगा। 85,000 शेयर्स उसके पास हैं, तो यहाँ पर 5950 का अमाउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि पहले साल 6% का डिविडेंड था, दूसरे साल 7% का था, तो इसे हमने तीसरे साल क्यों लिया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन है। दूसरे साल के एंड में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा और उसके तीसरे साल यानी जब अगले साल में यहाँ पर डिविडेंड दिया गया होगा, तो हम अगले साल डिविडेंड रिसीव्ड की एंट्री यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसलिए डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है राम को यहाँ पर 7% की रेट से। नाउ थर्ड ईयर में 2% की डेफिशिएंसी थी 2,85,000 पर, तो इस डेफिशिएंसी को यहाँ पर कंपलसेट कर लीजिए। फाइनली 5700 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। जो डिविडेंड की डेफिशिएंसी 2% थी उसे लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बैलेंसिंग फिगर जो हमारा बच रहा है 3500, ये टू बैंक कर दिया जाएगा, क्योंकि राम ने 3 साल के लिए ही गारंटी दी थी, तो इसलिए 3 साल के लिए ही उसका अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है। अब राम को ये 3,500 रुपये का फाइनल पेमेंट कर दिया जाएगा। तो गाइज़ इस तरह से यहाँ पर मैंने राम का अकाउंट क्रिएट किया है, और ज़रूर से इस टॉपिक को लाइटली मत लीजिएगा। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इजी है।
थोड़ा सा ध्यान से समझने की देर है आपको। तो गाइज़, हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।